शुभारंभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, आदरणीय मुंशीलाल जी, हमारी महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी जी, सभापति श्री दंडोतिया जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती आरती गुर्जर जी, हमारे जिलाध्यक्ष योगेश जी, रघुराज कंसाना जी, अरुण सिंह तोमर जी, परसराम मुदगल साहब, इफ़को के हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर आदरणीय योगेश जी, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, डॉक्टर शर्मा और जिला प्रशासन और अस्पताल परिवार के सभी सदस्यगण, इस अवसर पर उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नेत्र शिविर का आयोजन पूरे जिले में संपन्न हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिला प्रशासन, इफ़को और बाकी समाज सेवी मित्रों ने मिलकर जो जिले भर में ओपीडी की और ऑपरेशन की तैयारी की है, उसका परिणाम अच्छा आएगा और गत वर्ष से अधिक ऑपरेशन करने में हम लोग सफल होंगे। मैं इस मौके पर इफ़को का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इफ़को कोऑपरेटिव उर्वरक के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है और ये किसानों के लिए उर्वरक पैदा करें, उपलब्ध कराएं, वो एक पक्ष है, लेकिन गांव गरीब किसान की दृष्टि से जब जब जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, इफ़को अपनी भूमिका का बहुत ही जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करते हैं। हमारे मुरैना जिले में नेत्र शिविर ये चौथा है। इस बार श्योपुर में भी 25, 26, 27 में ये शुरू होगा, तो मुरैना और श्योपुर दोनों जिलों में बढ़कर संख्या भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और इस आयोजन के लिए मैं इफ़को के चेयरमैन दिलीप भाई संघाणी और सीएमडी डॉक्टर अवस्थी योगेंद्र कुमार जी का हृदय से और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि वो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब निर्धन वर्ग के लोगों की सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामान्य तौर पर हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा से दूरी काफ़ी है और निर्धनता भी है। इसलिए जब इस प्रकार की बीमारियां ज़्यादा हों तो समाज को सहकार करना ही चाहिए। यद्यपि सरकार की स्कीम है, सरकार की स्कीम से भी मदद मिलती है, लेकिन सरकार की स्कीमें और उसका वॉल्यूम ऐसा होता है कि कुल मिला के जितना हम निवारण करते हैं, दूसरे साल उतने ही ज़्यादा फिर लाइन में खड़े होते हैं। तो एक बार लगकर काम हो जाए तो फिर लंबे समय तक एक अंतराल मिलता है, तो समाज में अच्छा होता है। इस आई कैम्प का निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा अपने क्षेत्र को हो रहा है। मुझे लगता है अभी तक 3-3.5 हज़ार से अधिक ऑपरेशन इस योजना के अंतर्गत हुए हैं और अभी जो इस बार के आई कैम्प का आंकड़ा और जुड़ जाएगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से
योगेन जी कह रहे थे कि टीबी का विषय उन्होंने निकाला, तो हमारे मुरैना ज़िले में अभी लगभग एकदम क्रॉनिक पेशेंट जो हैं वो लगभग 3120 या 3,500 के आसपास। अब देखिए कब से टीबी का वैक्सीन लग रहा है, टीबी के पेशेंट को सरकार की तरफ से मुफ्त दवाई मिल रही है, लेकिन जो बहुत गरीब आदमी है वो दवाई तो ले रहा है, सरकार दवाई दे भी रही है, लेकिन उसके भोजन में पोषकता का अभाव होने के कारण वो दवाई से भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में समाज का भी कुछ ना कुछ दायित्व तो बनता ही है। तो इसलिए हम सब लोग जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो मानवीयता किसे कहते हैं? मानवीयता इसे ही कहते हैं कि हम अगर सक्षम हैं तो दो कमज़ोर लोगों की मदद करें। मानवीयता इसे नहीं कहते कि दिन और रात लगे रहें और हम अपनी ताकत बढ़ाते रहें। हमारी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर व्यक्ति के लिए अगर हो रहा है, मैं समझता हूँ यही ईश्वर की सेवा है। तो इसलिए इस दिशा में भी हम लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए। और मैं अभी 2-3 दिन का समय मिलेगा तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि मुरैना ज़िला तो टीबी से मुक्त हो जाए। और इस दृष्टि से आप सब लोगों के मन में भी अगर प्रेरणा जगे तो एक एक दो दो लोगों को सहयोग हम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई दुनिया में होगा, लेकिन हमारे मुरैना ज़िले में आप कोई टीबी का पेशेंट नहीं है। तो इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचना चाहिए। गरीबी एक अभिशाप है और गरीबी अज्ञानता के कारण भी है। जैसे एक ज़माना था ना कि लोग कहते थे कि खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन आज परिभाषा बदल गई है। खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। अगर ज्ञान आपके पास है तो 1 कुंटल के स्थान पर 1 किलो पानी में भी आप उतना ही उत्पादन ले सकते हो जितना 1 कुंटल पानी की सिंचाई में ले सकते हो। अगर ज्ञान है तो आप अच्छे बीज का इस्तेमाल कर सकते हो, ज्ञान है तो अच्छी फसल ले सकते हो, ज्ञान है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो गरीब भाई और बहन हैं, इन सब लोगों के पास भी ज्ञान की किरण पहुँचे और इनके जीवन स्तर में बदलाव आए, यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और विशेष रूप से उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी है जो जनप्रतिनिधि हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के हो सकते हैं, एमएलए एमपी हो सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित लोग हो सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जो जनप्रतिनिधि है वही लोकतंत्र में श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ वो है कैसे? जनप्रतिनिधि नाम से श्रेष्ठ नहीं होता। हमारे देश में पूजा हमेशा कर्म की होती है। आप इतिहास उठाकर देखो, कभी भी हाड़ मास का कितना भी सुंदर शरीर हो, इस देश ने उसकी पूजा नहीं की। लेकिन कितना भी बदसूरत शरीर हो, अगर उसका कर्म अच्छा है और गुण अच्छा है तो इस देश ने हमेशा उसी को पूजा है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इसलिए आपने देखा पिछले बार जब कृषि मेला यहाँ संपन्न हो रहा था तो नाबार्ड पोषित बाड़ी परियोजना एक हम लोगों ने लॉन्च की थी। पहाड़गढ़ क्षेत्र के 500 परिवार, उनको उस योजना में सम्मिलित किया गया है। सब शहरी आदिवासी हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, 1.5 साल बाद कभी आप उस इलाके में जाके देखना, 1.5 साल बाद उन 500 परिवारों की
सूरत और सीरत दोनों बदली हुई नज़र आएगी आपको। तो ऐसे हम सब लोगों को सहकार छोटे छोटे कामों में करते रहना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें पूरी होती हैं तो उसकी एक बड़ी उपलब्धि समाज में निकल के आती है। अभी योगेंद्र जी अपनी बात कर रहे थे, मैं उन्हें बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैंने उन्हें टोका इसलिए नहीं कि वो एकदम केमिस्ट्री के प्रोफेसर की तरह अपना भाषण दे रहे थे और आप सब लोगों को ज्ञानवर्धन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मुझे तो ज़रूर हुआ। इसलिए मैं सोच रहा था कि पूरा उन्हें बोलना ही चाहिए। मैं इफ़को को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इफ़को कोऑपरेटिव पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है। ये जो नैनो यूरिया की बात आपने कही, अब मैं समझता हूँ कि 2500 रुपया सब्सिडी के बाद 266 रुपये का कट्टा यूरिया के ले रहे हैं और बिना सब्सिडी के अगर उतना ही काम 245 रुपये की बोतल में हो रहा है तो इसके लिए गला फाड़कर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 225 कर दिया तो और सस्ता हो गया। और किसी को प्रमाण चाहिए तो बैरियर के पास कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर बात करो ना, तो वैज्ञानिक बताएगा कि ये वाला खेत नैनो यूरिया का है, ये वाला खेत यूरिया का है, ये वाला खेत नेचुरल फार्मिंग का है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या अच्छा है, और जो अच्छा है उसको हमें अपनाना चाहिए। 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी पर जाता है, ये हमारा आपका पैसा है, हम विदेश को दे रहे हैं, किसान के हित में दे रहे हैं। अगर ये बचेगा तो 2 लाख करोड़ रुपया देश में काम आएगा, गरीबी को कम करने के लिए काम आएगा, सड़क बनाने के काम आएगा, स्कूल खोलने के काम आएगा, अस्पताल खोलने के काम आएगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा रिसर्च इसका इफ़को ने किया और अब इफ़को के इस प्रोडक्ट को पूरी तरह परमिशन मिल गई है। प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च कर दिया है और देश भर में इसकी डिमांड बढ़ रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देश में तो समझाते समझाते ही बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि थोड़ा फ्री में लेने की आदत पड़ी है। अभी भी 266 की जगह 225 में मिले, इसमें संतोष नहीं है, लेकिन फ्री में क्या मिल रहा है इसमें जागृति ज़्यादा है। तो लेकिन दुनिया में इफ़को के इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाएगी। मुझे ध्यान है जब इनका रिसर्च पूरा हुआ और जब अनुमति के लिए ये आवेदन कर रहे थे तो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी की भी मानसिकता थोड़ी अलग प्रकार की है। अरे सर कैसे कर दें इसको, दुनिया के किसी देश में भी अभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे कहना पड़ा कि कभी तो यार ऐसा वो दिन आएगा जब पहले हम करेंगे और दुनिया बाद में करेगी। तो नैनो यूरिया पहले हिंदुस्तान में बना, ये मेक इन इंडिया है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम दूसरे देश का प्रोडक्ट क्यों पसंद करें, अपने देश का प्रोडक्ट पसंद करें। डीएपी का भी रिसर्च इनका लगभग पूरा हो गया है। अभी डीएपी का तो आपको मालूम ही है कितना प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। तो ये मेक इन इंडिया के उत्पाद बनने का सिलसिला अब देश में प्रारंभ हो गया है। फर्टिलाइज़र मेक इन इंडिया होगा ये भारत कल्पना नहीं करता था, लेकिन मेक इन इंडिया हो गया। रक्षा के उपकरण मेक इन इंडिया होंगे ये लोग सपने में भी नहीं सोचते थे, लेकिन रक्षा क्षेत्र के उपकरण मेक इन इंडिया हो गए, ये भारत ने करके दिखाया। हम कभी नहीं सोचते थे कि कोई बड़ी महामारी का वैक्सीन इंडिया बना सकेगा। पोलियो और टीबी की तरह 20-20 साल बाद हमको वैक्सीन मिलेगा, लेकिन कोरोना आया, दुनिया में सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाया, अपने देश के लोगों को भी लगाया और 90 देश को सप्लाई देकर उनके लोगों की जान बचाने का भी काम किया।
कौन सोच सकता था रेलवे की बोगी, रेलवे का इंजन मेक इन इंडिया होगा। लेकिन आज भारत करवट ले रहा है, नए भारत का निर्माण प्रारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशज पद्धतियाँ और देशज भावना बलवती हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप मेक इन इंडिया को बल मिल रहा है। अब आप सब ने ये अंतर भी देखा होगा, अभी जब हम लोग एग्जीबिशन में थे किसान मेले में, तो पहले जब इस प्रकार के मेले लगते थे तो लोग ये बताते हैं साहब ये चीन का है, ये इज़राइल का है, ये अफ्रीका का है, ये फलानी जगह का है। इस मेले में जो लोग आप में से घूमे होंगे तो बढ़ चढ़ के लोग बता रहे थे कि भाई साहब ये हमारा है, ये हमारे देश का है, ये हमारे देश का है, ये हमारे देश का है। पहले कोई पेन मेड इन चाइना लेके आता था तो जेब में लगा के वो बहुत लोगों को बताता था, अरे ये देखा, वो देख नहीं रहा है तो भी निकाल के ऐसे देख रहा है बार बार कि ये पूछे क्या है, तो मैं बता पाऊँ मेड इन चाइना का है। लेकिन आज देश बदल रहा है, लोग बांस का बना हुआ पेन दूसरे को गिफ्ट में देते हैं और उसके लिए गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हम सब लोगों को भी इस दिशा में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। इफ़को इस दृष्टि से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्टिलाइज़र के बारे में जितनी बात योगेंद्र जी ने आपके सामने कही, चाहे वो यूरिया के बारे में, चाहे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, चाहे ऑर्गेनिक के बारे में, चाहे नेचुरल फार्मिंग के बारे में, वो सब शत% सही है। उस दिन कृषि मेले में आचार्य देवव्रत जी का भाषण था, कुछ लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो तो, मतलब देसी गाय जिसको आपने सड़क पर छोड़ रखा है, जो परेशानी का सबब बन गई है, उस गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 अरब बैक्टीरिया हैं। आप सोचिए उसके गोबर की क्या ताकत। और उसमें भी जो गाय दूध नहीं देती उसके गोबर की ताकत और ज़्यादा है। हमारी संस्कृति में हमको किसी भी चीज़ की इजाज़त प्रकृति ने दोहन करने की दी है, शोषण करने की नहीं दी। तो हम दोहन तक सीमित रहें, अगर शोषण पर हम आ जाएंगे तो अंततोगत्ता उसकी परेशानी आने वाले कल में हमको ही उठाना पड़ेगी। जैसे योगेश जी कह रहे थे, सदगुरु ने अभी सॉइल सेव अभियान पूरी दुनिया में चलाया था। मैं उनके शुरुआती दौर में था, फिर बाद में वो इजराइल में भी मुझे मिले थे। जब मैं गया तो उसी दिन उनका इजराइल में कार्यक्रम था। 100 देशों को मोटरसाइकिल से नापा उन्होंने। मिट्टी की रक्षा करो, ये इस अभियान के लिए, क्योंकि ये सच है कि अगर मिट्टी नहीं बचेगी तो आने वाले कल में खाद्यान्न, सब्जी, सबका संकट हमारे लिए होगा। और इसलिए इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना अत्यंत आवश्यक है। आज काफ़ी समय भी हो गया है और मैं जो शिविर हमारा आरंभ हो रहा है, मैं इसकी सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। वैसे मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 1-2 बार आऊं, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेरा लगातार दौरा बना हुआ है, तो इसलिए मैं आज शुभारंभ के अवसर पर आया। एक दिन मैं श्योपुर भी शुभारंभ के अवसर पर जाऊंगा, लेकिन यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, अफसर और इफ़को के हमारे मित्र तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन हम सब लोग भी बीच में जब पेशेंट अपने घर जाएं तो उनको विदाई करने के लिए आएँ, उनको शुभकामनाएं दें, जिससे कि एक पब्लिक पार्टिसिपेशन उन लोगों को मिले। इतना ही मेरा इस मौके पर निवेदन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।